Hello and good morning everyone. I welcome you all at Adoverse News Analysis. Today is 16 August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Adoverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज विल रिटर्न विद अ रिपोर्ट कार्ड इन 2024 मोदी सीज एट रेड फॉर्ट. अब आप सभी को पता है कल इंडिपेंडेंस डे था और इसी के चलते हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने लाल किले से आपको स्पीच दी होगी. मतलब सभी को यहाँ पे जितने भी हमारे इंडियंस हैं सबको स्पीच दी गई है. अब ये कहा जा रहा है कि विल रिटर्न विद अ रिपोर्ट कार्ड इन 2024 मोदी सीज एट रेड फोर्ट. यहाँ पर ये कहा उन्होंने कि हम एक रिपोर्ट कार्ड के साथ आएंगे कि हमने अब तक मतलब कि जो मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तो उन्होंने 2014 से लेकर आप देखेंगे और 2023 तक उन्होंने क्या क्या काम किया. आपका जो नेक्स्ट इलेक्शन 2024 में आने वाला है तो उसका एक रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और ये उम्मीद करते हैं वो कि आने वाले नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे होगा तो वो इसी लाल किले से यहाँ पर क्या करेंगे, भाषण देंगे. ओके, अब देखिए इस स्पीच से रिलेटेड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स निकल कर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं. हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा कल का क्वेश्चन. ओके, तो कल का हमारा क्वेश्चन ये था कि रेड सी इज बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज. आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है कि जो रेड सी है आपकी क्या रेड सी, तो रेड सी क्या होता है, ये अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज से क्या है उसका बॉर्डर लगता है. तो हमें अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में बताना है. तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे, आपके पास ऑप्शन है इजिप्ट, सूडान, यमन, इथियोपिया, इरिट्रिया. तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज का बॉर्डर रेड सी के साथ यहाँ पर लगता है. आपके पास यहाँ पे कोड दिए गए थे 1, 2, 3 and 4 ओनली, 1, 4 and 5 ओनली, 1, 2 and 5 ओनली, 1, 2, 3, 4, 5 ओनली. तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन है, कौन सा राइट ऑप्शन नहीं है, ये आप लोग कल जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है पहले वो वीडियो को पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन का आंसर वो लोग कमेंट सेक्शन में यहां पर करेंगे. ओके, जो भी ये वीडियो देख रहा है सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करें. नाउ अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रेड सी की. रेड सी की जैसे हमने अभी बात करी कि जो रेड सी होता है यहाँ पर उसका जो बॉर्डर लगता है, जैसे कि मान लीजिए ये रेड सी है हमारा, तो कुछ पार्ट इसमें एशियन कंट्रीज का भी आता है, कुछ जो एशियन कंट्रीज का बॉर्डर रेड सी के साथ लगता है और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज का लगता है. तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या पूछा गया है, अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में पूछा गया है. अगर आप रेड सी देखेंगे तो उसमें ये जो पांचों की पांचों ही कंट्रीज है ना, इनका बॉर्डर आपको कहीं ना कहीं से मिलता हुआ नजर आ जाएगा, आपको ये दिखाई देगा. ठीक है, पांचों का या फिर चार का. बट इसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज. तो आप बॉर्डर देखेंगे आपको ज्यादा क्लियर होगा. तो लो क्या ये है हमारा रेड सी. ओके, नाउ अब आप यहाँ देखेंगे ये सऊदी अरेबिया, ये है येमेन, ये हम बात कर रहे हैं सोमालिया, ये इरिट्रिया, ये डिजिबूटी, ये सूडान, ये इजिप्ट. तो हमें क्या बताना है, अफ्रीकन कंट्रीज. तो आप सभी को पता है अगर हम इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे रोटेट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा ये जो कंट्रीज हैं ये नीचे वाली ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं. कौन सी कंट्रीज हैं यहाँ पर, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं. और सऊदी अरेबिया और येमेन कहाँ आते हैं, आपके एशिया में आते हैं. हम इसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी कहते हैं, है ना, वेस्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहते हैं. तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा. ठीक है, तो हमने अभी किसकी बात करी, अफ्रीकन कंट्रीज की. तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से आप सूडान को हटा दिया, हमने सूडान को हटाया क्योंकि ये सूडान क्या है हमारी, सॉरी सूडान को नहीं हटाना, आई एम रियली सॉरी. यहाँ पर हमें येमेन को हटाना है. हमने किसको हटाया, येमेन को हटाया. क्यों, क्योंकि जो येमेन है आप देखिए ये एशियन कंट्रीज है, एशिया की एक कंट्री है. तो येमेन को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया. तो इससे आप देखेंगे जो हमारा ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है. अब हमारे पास क्या बचता है, दो ऑप्शन 1, 4 and 5 ओनली. तो 1, 4 and 5 ओनली. ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा बचता है 1, 2 and 5 ओनली. 1 इजिप्ट, दूसरा सूडान और तीसरा यहाँ पे 5 ओनली मतलब इरिट्रिया. तो इसमें से अब राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे और बताएंगे. तो देखिए अगर हम 4 की बात करते हैं, इथियोपिया, ये भी क्या है हमारी
ये तो हमने देखिए इस मैप में आप देखेंगे आपको इट्रिया, ये जो है आपको अफ्रीकन साइड में दिख रहा है, तो मतलब कि जो इट्रिया है ये आपका अफ्रीकन साइड में आ रहा है, तो मतलब देखिए हमारा ये 5 सही है। सूडान भी आपका यहाँ पर क्या रहा है, अफ्रीकन साइड में आ रहा है, तो आपका सूडान भी राइट हो जाता है। तो इसमें से आप देखेंगे इजिप्ट आपका करेक्ट है, सूडान यहाँ पे करेक्ट है और इट्रिया, और यही ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑप्शन सी में, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी 1, 2 एंड 5 ओनली। ओके, तो आई होप यहाँ पर सभी के आंसर सही होंगे। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी आपका मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेंट निम्बारका की वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सेंट निम्बारका थे वो किस टाइम पीरियड में थे, आपके जब अकबर का टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के आसपास के थे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी। इसमें ये कहा जा रहा है कि हम कबीर दास जी की बात कर रहे हैं, जो संत कबीर दास जी थे वो ग्रेटली किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, यहाँ पर जो शेख अहमद सिरहिंदी साहब जी थे उनसे ये क्या हुए थे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते। आपको ये बताना है कि इसमें से ये दोनों स्टेटमेंट क्या करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, और कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। आपके पास ऑप्शन यहाँ पर गिवन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 नॉर 2। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे, कमेंट सेक्शन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज, ये आपका मैपिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी हम क्या मैपिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ अल्प्स माउंटेन रेंज। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्प्स माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर अल्प्स माउंटेन रेंज का पार्ट है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। कंट्रीज की नेम है आपके पास ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, मोनाको एंड स्पेन। तो उसमें से कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पे जो अल्प्स माउंटेन्स रेंज है उसका पार्ट है, कौन सी नहीं है, इसका जो कोड है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। कहाँ, कमेंट सेक्शन। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है, और जो ये अल्प्स माउंटेन रेंजेस है इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोगों को स्टडी करना है, पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि हाँ आपने इस चीज को यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट किया, ये अपना टास्क यहाँ पर कंप्लीट किया है। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कर दिया जाएगा, बट उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे, कमेंट सेक्शन में। और ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को वीडियो के एंड में मिलेगा, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट आपको इसका आंसर मिल सके। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि क्या है, कल हमारा इंडिपेंडेंस डे था, और अब तक ये कहा जा रहा है कि मतलब अब तक मतलब 2024 में आपका क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाले, अब हमारी न्यू गवर्नमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, आप देखेंगे कुछ हम ये आपका आजादी का अमृत महोत्सव उसके अकॉर्डिंग बता जाए, सेलिएंट फीचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी 77th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस ऑन जाइंट स्टडीज इंडिया हैज टेकन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेक्टर। तो यहाँ पर कुछ सेलिएंट फीचर्स बताए जा रहे हैं, किसके, जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने आपका स्पीच दिया है उसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो उसका हम एक गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने बताई हैं। तो आप सभी को यहाँ पर पता है कि उन्होंने क्या हाईलाइट किया है कि गवर्नमेंट की, उन्होंने सबसे ज्यादा किसको, जो गवर्नमेंट है उनको, गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनकी ऐसी रही ताकि वो क्या करें, जो यूथ है हमारी कंट्री के उनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें और उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, क्योंकि जो हमारे यूथ है वही क्या कर रहे हैं, एक लार्जेस्ट स्टार्टअप सिस्टम इकोसिस्टम यहाँ पर लेकर आएंगे इंडिया में, जो कि इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड बनने में उसने क्या करी है, हेल्प करी है। तो गवर्नमेंट की हमारी जो पॉलिसीज थी वो कैसी थी यहाँ पर, ताकि वो क्या कर सके, जो हमारा यूथ है उसे सपोर्ट कर सके और उसकी स्ट्रेंथ बन सके, ठीक है। उसके बाद हमने बात करती है यहाँ पे G20 प्रेसिडेंसी की बात करती है, आपका भी क्या होने वाला है, इससे पहले जो हमारी इंडिया में प्रेसिडेंसी होने वाली, उससे पहले लास्ट ईयर आपकी बाली में यहाँ पे प्रेसिडेंसी मतलब की समिट होती है G20 की, उसमें यहाँ पे जो वेरियस चीजें जैसे कि स्पेस राइजिंग, स्विफ्टिंग, फाइंडिंग एक्सेस टू डीप सी, जो आपका डीप सी मिशन है, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पर देखा। अब तक क्या क्या प्रोग्रेस हो चुका है यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 1 जुलाई 2015। ओके, तो अब तक क्या क्या प्रोग्रेस हो चुकी है उसके मतलब कि आप 2014 से देखेंगे, जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं उसके बारे में यहाँ पर आपका एक ओवरव्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा आंसर बन चुका है, आप इसको यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि मतलब इतने सालों में, मतलब 4 से 5 सालों में ये आपका पूरा करंट अफेयर भी आपका रेडी हो जाएगा, और क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ना आपकी न्यूज में भी बनी हुई हैं। अब हम यहाँ पे टाइट की बात करें, टाइट 2.0, टाइट 2.0 क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंकम्बेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। इसको हमने अभी कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या किया था कि
जो 200 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, है ना, एज वेल एज जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, 51 जो टेक्नोलॉजिकल आपके इंक्यूबेशंस हैं, इनोवेशंस हैं, जिससे हमारी कोई इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट होगी। तो इस स्कीम के अंदर 920+ स्टार्टअप्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हम ये स्कीम लेकर आए। उसके बाद समृद्धि स्कीम के बारे में अभी हमने पढ़ा था, समृद्धि स्कीम, है ना। तो ये स्कीम किस से रिलेटेड है? यहाँ पर द अपकमिंग एक्सलेटर टू सेलेक्ट एंड एक्सलरेट पोटेंशियल प्रोडक्ट बेस्ड ऑन स्टार्टअप्स टू स्केल। सो फॉर 22 accelerators across 14 states and 12 cities have been supported under the समृद्ध स्कीम। तो ये आपकी समृद्ध स्कीम आती है, जिसका मेन मोटिव क्या है कि हमें जो हमारा स्टार्टअप स्किल्स है, उसका जो पोटेंशियल है, उसको इंक्रीज करना है और ज्यादा बढ़ाना है। तो ये हमारी समृद्ध स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 42 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पर क्या है, 42 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की बात करी है, क्योंकि अब क्या है, हमारे जो भी आपके हम क्या करना चाहते हैं, कैपेबिलिटीज को यहाँ पर कैप्चर करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, और जो जो न्यू टेक्नोलॉजी इमर्ज होकर आ रही हैं, उन्हें हमें क्या करना है, एक हमें सेल्फ ड्राइविंग और सेल्फ सफिशिएंट यहाँ पर कंट्री बनना है। हमने देखिए यहाँ पे मीति, आप सभी ने इसके बारे में, मीति स्टार्टअप हब के बारे में, MSH के बारे में यहाँ पे सुना ही होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें भी हमने क्या देखा है कि जो आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है, IBD जिसे कहा जाता है, तो इसका अगर हम कंसोलिडेशन करते हैं तो टोटल अब तक कितने 3,365 स्टार्टअप्स, 482 इंक्यूबेटर्स एंड 422 मेंटर्स विच हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड 143 चैलेंजेस इन डिफरेंट टेक्नोलॉजी एरियाज। तो यहाँ पर देखिए हम कितना ज्यादा हमारी जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर जो आपकी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उसको एड्रेस किया जा रहा है, और जो आपके फ्यूचर में चैलेंज आने वाले हैं, उनसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। जेनेसिस की हमने बात करी थी, जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेशन स्टार्टअप, जेनेसिस की हमने बात करी थी। देखिए तो यहाँ पर रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव किया है, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है, जेनेसिस, विद अ बजट ऑफ 490 करोड़ फॉर 5 years टू डिस्कवर, सपोर्ट, ग्रो एंड मेक सक्सेसफुल स्टार्टअप इन Tier 1 एंड Tier 3 सिटीज। तो आपका जेनेसिस क्या है, यहाँ पर जो हमारी Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज है, हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, Tier 1, ठीक है, T1 जिसे हम कहते हैं, T2 एंड T3। तो यहाँ पर जो T2 एंड T3 एरियाज हैं, मतलब कि आपका जो लोअर लेवल का, हम जैसे कि हम बात करते हैं, जो हमारा ग्रामीण लोकल गवर्नमेंट है हमारी, वो 3 सिस्टम है आपका, Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3। तो यहाँ पर जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज में इनोवेशन को, यहाँ पर जो स्टार्टअप्स है उन्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए हम क्या लेकर आए हैं, जेनेसिस लेकर आए हैं। जेनेसिस इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है कि यहाँ पर भी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट, मतलब कि आपका स्टार्टअप स्टार्ट हो। अब BPO प्रमोशन की बात करते हैं, फिर हम सेमीकंडक्टर्स में आते हैं कि इंडिया का क्या है हमारा, हम एक सेमीकंडक्टर हब बनना चाहते हैं। तो मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। यहाँ पर किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करनी है सेमीकंडक्टर्स की, चिप टू स्टार्टअप, आपका जो C2S चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया है। न्यू करिकुलम्स को उसको लॉन्च, मतलब कि आपके सेमीकंडक्टर से रिलेटेड यहाँ पे न्यू करिकुलम को लॉन्च किया गया है। यहाँ पे हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसको यहाँ पर आपका जो मेमोरेंडम है वो प्रूडू यूनिवर्सिटी के साथ एक आपका साइन हुआ है, ठीक है। USA के साथ यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं, इसमें 60,000 जो वर्क फोर्स है नेक्स्ट 10 years के लिए, ये इसको अनाउंस किया गया है, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर से कि इंडिया कैसे इन फ्यूचर में आके आपका सेमीकंडक्टर हब बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोर देन 135 करोड़ आधार कार्ड्स हैव एम्पावर्ड रेजिडेंट्स। यहाँ पर आधार कार्ड आपके जो 135 जो करोड़ लोग हैं उनको एम्पावर किया गया आपका आधार रेजिडेंट से। प्रधानमंत्री ग्रामीण रक्षा अभियान, आपका जो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है, जिसमें 66.1 करोड़ सिटीजन्स इन रूरल एरियाज हैड एम्पावर्ड द सिटीजन बाय मेकिंग डिजिटली लिटरेट। तो यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम आता है जिसके द्वारा यहाँ पर जो आपके रूरल एरिया के लोग हैं, है ना, जो आपके गांव एरिया के जो लोग हैं, उन्हें लिटरेसी, मतलब कि लिटरेट किया गया है डिजिटली, मतलब कि उनको फोन कैसे यूज करना है, इंटरनेट कैसे यूज करना है ना, स्मार्टफोन्स का कैसे यूज करना है। तो उसके लिए ये हमारा प्रोग्राम लेकर आया गया था, और ये इसमें हम ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम अब तक का रहा है। हम डिजी लॉकर्स की बात करते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने जब बजट के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने डिजी लॉकर्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि डिजी लॉकर्स क्या है। इसमें यहाँ पर जो लोग हैं अपना जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, है ना, तो उसको क्लाउड के थ्रू यहाँ पर सिक्योर करके, स्टोर करके किसी के साथ रख सकते हैं, उसे शेयर भी कर सकते हैं, उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, उस चीज को हम क्या करें, धीरे धीरे एक तरीके से एलिमिनेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम फिजिकली अपने पास रखते हैं, बट डिजी लॉकर्स के थ्रू हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हम सेफली कहीं पर भी रख सकते हैं, हमारे फोन में, हमारा जो क्लाउड है उसका
क्लाउड सिस्टम बनाकर रख सकते हैं। ओके, फिर हम ई हॉस्पिटल्स की यहाँ पे बात करते हैं। हमारी उमंग स्कीम आती है। उमंग स्कीम क्या है? हमारी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ओके, हम यहाँ पे जीवन प्रणाम की बात करते हैं। जीवन प्रणाम क्या है? एलिमिनेटेड द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द पेंशनर एट द गवर्नमेंट ऑफिस। पीएम प्रणाम स्कीम ये है कि जैसे अगर जो पेंशन के लिए क्या होता था पहले कि ये जो पर्सन होते थे जिसको पेंशन चाहिए, उन्हें यहाँ पर फिजिकली क्या करना, प्रेजेंस होना पड़ता था गवर्नमेंट के ऑफिस में सर्विस को अवेल करने के लिए। बट जब से आपका जीवन प्रणाम आया है तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है फिजिकली प्रेजेंट होने की, ये पूरी तरीके से क्या हुआ, आपका एलिमिनेट हो चुका है। तो आपको ये यहाँ पर याद रखना, व्हाट इज जीवन प्रणाम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनएसपी की, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है आपका। यहाँ पे माई स्कीम क्या है? इन्होंने डिस्कवरी करी किसकी, प्लेटफॉर्म्स की, जिससे हम जो हमारे सिटीजन्स हैं वो इस स्कीम का जैसे कि डेमोग्राफी अब तक के उसको अवेल कर सकें। ओके, तो मेरी पहचान अ नेशन एनएसएसओ प्लेटफॉर्म क्या है? नेशनल सिंगल साइन ऑन। तो इसका मतलब ये आपका प्लेटफॉर्म किससे रिलेटेड है यहाँ पर कि जिससे हम क्या करेंगे, हैज बीन लॉन्च टू गेट रीड यूजिंग मल्टीपल क्रेडेंशियल्स फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन और सर्विसेज। यहाँ पर देखिए हमें मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार उसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो उसे हमने क्या किया है, एक कर दिया है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपका आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड लेकर कहीं भी जा सकते हैं और आपके सारे काम यहाँ पर हो सकते हैं। तो जो पहले मल्टीपल यहाँ पे क्रेडेंशियल्स का यूज किया जाता था उसको अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और आप किसी भी एक क्रेडेंशियल का यूज करके मल्टीपल सर्विसेज और जो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं उनको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका फायदा मतलब कि ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने आती हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म की, लाइक आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, उमंग, जीवन प्रणाम, ये सारे क्या आपके फिनोमिनल्स हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। मैं आप लोगों के साथ ही पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप लोग इसको बहुत अच्छे से इसका नोट बना सकते हैं। ये आपका पीआईबी से लिया गया है, ठीक है। ये कहाँ से, आपका पीआईबी से है। तो सोर्सेज भी इसमें आपके वैलिड है, लेजिट है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं सारे। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट हैव रिलेवेंस। इसमें देखिए अभी आपका नीति आयोग के द्वारा एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यहाँ पे शो की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि 2015-16 का डेटा आप देखेंगे और 2019-21 का डेटा आप देखेंगे तो उसमें पॉवर्टी का जो परसेंटेज है उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। इतना आपको क्लियर हुआ। हमारा 15-16 का आप डेटा देखेंगे तो हमारे इंडिया में कितनी पॉवर्टी थी, 25%। और आप 19 और 21 का डेटा देखेंगे तो आप पॉवर्टी कितनी हो चुकी है, 15%। तो हमें यहाँ पर जो आपकी जो गरीबी है उसमें हमें उसका जो परसेंटेज है उसमें कमी दिखाई देती है। उसके चलते आप यहाँ पर देखेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जो आपकी एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा भी यहाँ पर रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें भी यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ने क्या किया, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है और पॉवर्टी को एलिमिनेट किया है। इंडिया ने भी इसमें बहुत अच्छी पोजीशन मतलब की गेन की है। आप यहाँ पर देखेंगे 27 पॉइंट, अगर उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 27.5% था, वो डिक्लाइन होकर कितना हो चुका है, 16.2% 1921 में हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हम अगर पॉवर्टी को कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, किस पैरामीटर्स पर यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये जो डेटा होता है वो वेरियस आपके जो मतलब इंडिकेटर्स होते हैं उनके द्वारा निकाला जाता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आपका जब कोविड आया, कोविड के टाइम पर यहाँ पर आपका ग्रोथ रेट में आपकी स्लो डाउन देखने को मिलती है। तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि पॉवर्टी भी यहाँ पर धीरे धीरे उसमें भी आपको कमी दिखाई दी। बट यहाँ पर आप देखेंगे कंपैरिजन किया जा रहा है रिजल्ट्स में, यहाँ पर वेरियस डेटा निकलता है। जैसे कि हम बात करें किसकी, ग्लोबल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, MPI 2018 यहाँ पर क्या कहता है, इंडिया हैज मेड मोमेंटम प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। द इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज ऑलमोस्ट हेल्ड बिटवीन 2005 एंड 15-16 क्लाइम डाउन 27.5%। तो इसमें ये आपकी रिपोर्ट आती है 2018 की, ये कहती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कि इंडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया है किसको, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। इतना हुआ आपका क्लियर। उसके बाद यहाँ पर फिर आपका दूसरा यहाँ पे कमेटी की एक रिपोर्ट आती है किसकी, रंगराजन कमेटी मेथोडोलॉजी के द्वारा। उन्होंने ये कहा है 2009 और 10 के बीच में और 11-12 के बीच में यहाँ पे 92 मिलियन पीपल which is 46 million per annum for a decade, it will larger than global MPI। तो यहाँ पर उस कमेटी के द्वारा भी ये कहा गया कि धीरे धीरे क्या हो रहा है,
आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, बट जो हमारा पॉवर्टी का रेट है वो उसके साथ साथ इंक्रीज नहीं हो रहा, वो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज ही हो रहा है। इतना आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। उसके बाद फिर आपकी दूसरी कमेटी आती है, जैसे कि हम बात करें तेंदुलकर एंड रंगराजन कमेटी, मेथोडोलॉजीज आर लोअर देन एज एस्टिमेटेड बाय ग्लोबल एमपीआई। इसमें ये कहा जा रहा है कि हम मेथोडोलॉजीज की बात करते हैं तो वो कैसी है, आपकी कम है इन कंपेरिजन टू ग्लोबल एमपीआई। ओके, जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। यहाँ पर कुछ आपके अब हम पॉवर्टी की बात करते हैं, गरीबी की बात है। तो अगर आपके मन में ये आता है कि गरीबी क्या है, तो आप सबसे पहले उस चीज को इनकम से जोड़ेंगे, है ना। यहाँ पर हम उससे किससे जोड़ते हैं, इनकम से जोड़ते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितना पैसा है, क्या हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल है कि हम हमारे दिन का एक पूरा खर्चा निकाल सकते हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। तो हम उस बेसिस पर यहाँ पे पॉवर्टी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बट इसमें अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो आपके वेरियस फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। पॉवर्टी की बात करने इसमें आपके क्या क्या आ जाता है कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या नहीं, वाटर यहाँ पर आपको मिल रहा है, सैनिटेशन प्रोग्राम यहाँ पर मिल रहा है, आप हेल्थ फैसिलिटीज को अवेल कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, आप कितने हेल्दी हैं कितने हेल्दी नहीं हैं। देखिए इसमें कुछ इंडिकेटर्स की बात की गई, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, आपकी जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। इसके कारण बहुत सारे जो डेटा होते हैं हमें उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। तो ये सारे जो हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स पर हम पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं और पॉवर्टी को मतलब कैलकुलेट करते हैं। तो आपको इतना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इस आर्टिकल में ये क्या कहना चाहते हैं। इसमें यही कहा जा रहा है कि हम ये जो वेरियस सर्वे होते हैं इनको क्या करना चाहिए, जो सर्वे किए जाते हैं तो हमें यहाँ पर ये देखना चाहिए, हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब हम कितना कंजप्शन हमारा हो रहा है, कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका पूरा डेटा यहाँ पर निकालना चाहिए और उस बेसिस पर ये बताना चाहिए कि यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर गरीबी की लाइन में आते हैं और कितने लोग यहाँ पर गरीबी की लाइन में नहीं आते हैं। और इसका डेटा यहाँ पर जल्द से जल्द निकालना चाहिए ताकि हम क्या कर सके, जैसे कि इसमें बात की जा रही है NAS और NSS डेटा की, कि नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स एंड एनएसएस का आप डेटा देखेंगे तो उसमें बहुत डिफरेंस देखने को आपको मिलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ये हमारे कंजप्शन के बारे में बताते हैं कि कंट्री में कितना कंजप्शन हो रहा है, बट स्टिल इन दोनों का जो डेटा है इस कंजप्शन में बहुत ज़्यादा हमें वाइडनेस देखने को मिलती है, बहुत ही डिफरेंस होता है। तो हमें यहाँ पे एक एक्यूरेट डेटा चाहिए जिससे हम ये बता सकें कि कंट्री में कितना यहाँ पर आपका कंजप्शन हो रहा है, कितना यहाँ पर लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। उस बेसिस पर ही हम क्या कर सकते हैं, एक सही चीज निकाल सकते। तो आप लास्ट में देखेंगे, इन एडिशन देयर इज अ नीड टू सप्लीमेंट द रिजल्ट ऑफ कंजप्शन ऑन सर्वे एंड स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ डिफरेंट एक्सपेंडिचर क्लासेस। तो यहाँ पर हमारा क्या बताएगा, ये जो कंजप्शन सर्वे है उससे हम ये स्टडी कर सकते हैं कि लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं, आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर पर कितना ज्यादा आपका असर हो रहा है, आपकी हेल्थ एजुकेशन में यहाँ पे जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर क्लासेस हैं वो निकालना चाहिए, जिससे हम पता कर सके कि लोग कहाँ पर ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं और कहाँ पर उनका कंजप्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ आर्टिकल्स हैं वो इतने ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल में ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इन्फ्लेशन की बात करिए कि इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, अंडरमाइन कर रहा है हमारा कंजप्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ को। इसको हमने कई बार बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि आपका इन्फ्लेशन किस तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो फूड का इन्फ्लेशन है, जैसे कि टमाटो के जो आपके टमाटर के प्राइसेस हैं वो कैसे राइज हो रहे हैं, इसके कारण आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है CPI जिसे हम कहते हैं उसमें आपको राइज देखने को मिल रहा है। और जब आपका CPI राइज होता है तो RBI एक्शन में आती है। RBI एक्शन में आती है तो आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है वो क्या करती है, जो वेरियस रेट्स होती है उसको बढ़ा देती है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इससे क्या होता है, अगर जब हम रेट्स बढ़ाते हैं तो आपके जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इंटरेस्ट रेट आपके जब बढ़ते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम होती है और जॉब का क्रिएशन नहीं होता है। तो अल्टीमेटली किसको यहाँ पर लीड करता है, यहाँ पर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी, मतलब आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ यहाँ पर नहीं होती है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसलिए हमें कुछ न्यू मेजर्स लेने होंगे जिससे हम क्या कर सके, ये जो फूड प्राइस है ना, वेजिटेबल प्राइस, फूड प्राइस है, उसको हम यहाँ पे टैकल कर सके। नेक्स्ट हम मूव करते, देखिए ये आर्टिकल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा। ओके, अब हम मूव करते, देखिए आज इतने ज्यादा कुछ भी हमारे लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है आपके लिए, क्योंकि सब छोटी छोटी न्यूज है। जो कल आपका इंडिपेंडेंस डे था तो इसमें यहाँ पर उन्होंने क्या क्या, मतलब इंडिपेंडेंस डे में PM हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने क्या क्या चीजें अनाउंस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
कि पीएम अनाउंसेस न्यू हाउसिंग स्कीम फॉर अर्बन पुअर, लो इंटरेस्ट रेट लोन्स ऑन ऑफर। तो यहाँ पर जो अर्बन पुअर्स हैं, जो लोग आपके स्लम एरियाज में रहते हैं, चॉल्स जिसको हम कहते हैं चॉल, और जो आपकी स्लम एरिया में लोग रहते हैं, वो भी यहाँ पर चाहते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली स्पेशली बात की जा रही है, कि वो अपना घर उनका खुद का घर हो। तो इसके लिए उन्हें क्या किया गया है, स्कीम अनाउंस की गई है। आपकी स्कीम क्या थी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये क्या है, आपकी 2015 में लॉन्च हुई थी, आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम था, जिसके अंडर हमने ये देखा कि कितने लोगों की यहाँ पर मतलब 71.39 लाख यहाँ पर जो ऑक्यूपाइड बिल्स अभी तक है, 75.51 जो लाख पीपल्स हैं, उनको घर मतलब कंप्लीटली उन्होंने क्या किया है, बना लिया है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉर्टेज में हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इस इनिशिएटिव से जो फैमिलीज हैं और जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, जैसे कि स्लम है, रेंटेड हाउस है वेरियस सिटीज में, तो उन्हें क्या दिया जाएगा, घर दिया जाएगा। तो जो लोन इन्हें ऑफर किया जाएगा वो बहुत ही ज्यादा लो इंटरेस्ट रेट पर होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि पुअर शुड गेट यूरिया एट अ चीपर रेट, सेज मोदी। तो यहाँ पर फिर से ये कहा गया कि सेंटर क्या करेगी, जो आपका यूरिया है उसमें 10 लाख करोड़ रुपीज का क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर 10 लाख करोड़ रुपीज का सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, किसमें, यूरिया में। आपको ये याद रखना है, किसमें, यूरिया में। तो ये आपके लिए यहाँ पर इतना हो जाता है। अब देखिए, एक तरफ हम किसकी बात करें कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमें यहाँ पे फिजिकल कंसोलिडेशन करना है। अभी जो सब्सिडीज हैं, कई बार जो गवर्नमेंट का जो पैसा होता है ना, बहुत सारा पैसा है, ये सब्सिडीज प्रोवाइड करने में ही चला जाता है। बट ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मर्स को यहाँ पे क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो अब वो क्या कर सकते हैं, पहले अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, जो यूरिया का एक बैग होता है वो 3000 रुपीज में आता है, लेकिन इंडिया में उसे क्या करवाया जाएगा, 300 रुपीज में अवेलेबल कराया जाएगा। तो देखिए, आप सभी को पता है, इन्हीं सब कारणों के कारण आप वेरियस जो कंट्रीज होती हैं, हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है फूड का, और फिर हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसी के चलते आपने यूएस को ने भी कई बार इसको क्रिटिसाइज किया कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, यूरिया होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जो कि यहाँ पर अच्छा नहीं होता है। ये क्या करता है, उनका जो डोमेस्टिक मार्केट होता है उसको किल करता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए फिर से वही चीज़ आती है। आपका कल इंडिपेंडेंस डे था, यहाँ पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये कहा है, उनकी भी स्पीच में उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाहती है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्लान कर रही है कि जो भी आपके ई कोर्ट्स हैं उसे नेशनल लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, और अपना आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। अब तक आप देखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ऑन ट्यूसडे अनाउंसेस अ प्लान टू एक्सपेंड द सुप्रीम कोर्ट विद 27 एडिशनल कोर्ट्स, 51 जजेस चैम्बर। करंटली सुप्रीम कोर्ट हैज 17 क्लासरूम एंड 2 रजिस्टर्ड कोर्ट्स। तो अभी हम देखेंगे इसको एक्सपेंड करने की, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। कैसे कि उसमें 27 एडिशनल कोर्ट्स एक साथ होंगे, और 51 जो जजेस का चैम्बर यहाँ पर होगा। एट प्रेजेंट बात करते हैं, यहाँ पर टोटल 17 कोर्ट रूम्स हैं और 2 रजिस्टर्ड कोर्ट्स हैं, और अभी जो हमारी स्ट्रेंथ है, जुडिशियल स्ट्रेंथ है, कितनी है, 32 है। तो इस चैम्बर को यहाँ पे बढ़ाने की बात करी। उसके साथ साथ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही नहीं, उन्होंने और भी इंपॉर्टेंट बात की है, ये बात बोली है कि जुडिशरी यहाँ पर क्या करेगी, आपका जो जस्टिस है, इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस का यहाँ पर फंक्शन है, उसको डिफाइन करने की बात करी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स की बात करी है। उन्होंने ये कहा कि ही ऑल्सो हाईलाइटेड दैट कोर्ट प्रोवाइड अ सेफ डेमोक्रेटिक स्पेस फॉर इंडिविजुअल टू सीक प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड लिबर्टीज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डेमोक्रेटिक स्पेस प्रोवाइड करें किसको, इंडिविजुअल को, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ पर जो उनके राइट्स एंड लिबर्टीज हैं उसको प्रोटेक्ट कर सके और उन्हें अपना अवेल कर सके। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 9423 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल लैंग्वेजेस। यहाँ पर आपके वेरियस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आते हैं, और उन वर्डिक्ट्स को आपका क्या हुआ था, हम बात कर रहे हैं जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, उन्होंने कहा था 2019 में कि इन्हें हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो ये ट्रांसलेशन का जो आपका प्रोजेक्ट था वो 2019 से स्टार्ट होता है। कब से, 2019 से। तो अब तक यहाँ पे 9423 जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं उनको डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में क्या किया गया, आपका ट्रांसलेट किया गया। कितनी टोटल, इसमें 14 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो 4 यहाँ पे जो जजमेंट्स है उसको नेपाली में ट्रांसलेट किया गया है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा यहाँ पे जो आपकी जजमेंट्स है वो हिंदी में ट्रांसलेट हुई हैं, 8977। उसके बाद आपकी तमिल में 128, गुजराती और आप थर्ड स्पोर्ट में आता है आपका 86। उसके बाद यहाँ पे मलयालम, ओडिया में 50 यहाँ पर आपके आते हैं। इवन बहुत सारी आपकी जो तेलुगु है, बंगाली है, कन्नड़ा है, मराठी, पंजाबी, आसामीज, उर्दू,
गारो, खासी, ये सारी जितनी भी आपकी रीजनल 14 टोटल यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस में सुप्रीम कोर्ट के जो डिफरेंट वर्डिक्ट्स हैं उनको यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, सो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इंडिया चाइना एग्री टू रिजॉल्व रिमेनिंग इशूज सीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यहाँ पर आप सभी को पता है कि हम बात कर रहे हैं किसकी, 13 एंड 14 अगस्त की। यहाँ पर आपकी जो कमांडर्स होते हैं उनकी टॉक होती है और उन्होंने ये कहा कि आपके जो लद्दाख में जो इश्यूज हैं, है ना, इंडिया एंड चाइना एग्री हो गए हैं कि यहाँ पर जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में आपके जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने की बात की गई है। अब अभी इसकी मीटिंग हुई, 2 दिन यहाँ पर मीटिंग चली है। 9th राउंड आपकी जो इंडियन चाइना क्रॉप्स कमांडर यहाँ पर लेवल मीटिंग हुई है। कहाँ पर हुई है ये आपको याद रखना है, चुशुल मोल्दो बॉर्डर पर यहाँ पर ये मीटिंग हुई है। कब, 13 एंड 14 अगस्त को। तो ये पहली बार आप ऐसा कह सकते हैं फर्स्ट टाइम ये हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स हुई है, मतलब 2 दिन कंटिन्यूसली ये आपकी यहाँ पर मीटिंग हुई है। अब देखते हैं फर्दर यहाँ पर हमारे इशू कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखिए न्यूज ऐसी कुछ भी आज की ऐसी खास नहीं थी, बट यहाँ पर जो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था ये वाला पार्ट, तो मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इसको आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ को। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या था, हमने बात करी थी किसकी, सेंट निम्बारका की वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद शिर हिंदी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, कौन सा स्टेटमेंट मतलब आपका करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये आप लोगों को बताना था। तो देखिए आप पहले हम बात करते हैं किसकी, सेंट जो हमारे निम्बारका थे, ये कंटेम्प्रेरी, ये कब थे, आपके 13th सेंचुरी के फिलोसफर थे। कब, 13th सेंचुरी के फिलोसफर। और अकबर आपकी कब आए थे यहाँ पर, 15th सेंचुरी, आपका जो 15th और 16th सेंचुरी के बीच में था। तो इनका कहीं से रिलेशन होगा नहीं, तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। सेकंड हम बात कर रहे हैं कबीर सेंट की, तो इसमें भी सेम रिलेशन आता है। जो कबीर सेंट थे वो 15th सेंचुरी से यहाँ पर रिलेटेड थे। और आपके जो हम बात कर रहे हैं किसके, जो इस्लामिक यहाँ पे स्कॉलर है, इसका नाम है शेख अहमद शिर हिंदी साहब। ये प्रोमिनेंट स्कॉलर थे कब, 16th सेंचुरी के। कब, 16th सेंचुरी के। तो ये कैसे यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो पाएंगे, मतलब संत कबीरदास आपके पहले आए और ये बाद में आए हैं, तो ये किससे, इससे थोड़ी ना इन्फ्लुएंस होंगे। तो ये आपका यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होता है, डी, नीदर 1 नॉ 2। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ डाउट लगता है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।